बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। दोनों प्लेयर्स जो हैं वो जनरल बाजवा के साथ रहे, जनरल आसिम मुनीर साहब भी, जनरल फैज़ भी। और डीजी सी के तौर पे, डीजी एमआई के तौर पे। जनरल फैज़ डीजीसी से हटे, उनकी प्रमोशन हुई, उनको भेज दिया गया एडजुटेंट जनरल। जनरल आसिम मुनीर साहब की डीजी एमआई से प्रमोशन हुई, उनको भेज दिया गया डीजी आईएसआई। तो और जनरल फैज़ भी जीएचक्यू में गए एडजुटेंट जनरल के तौर पे, और वो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लिहाजा ये टीम कभी नहीं टूटी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल आसिम मुनीर, ये टीम कभी नहीं टूटी। और जनरल आसिम मुनीर साहब की जो प्रमोशन हुई, वो प्रमोशन हुई अक्टूबर 18 में। अच्छा, अब अक्टूबर 18 में उनकी प्रमोशन सितंबर में अनाउंस हो गई, अक्टूबर में उनको फूल लगने थे। अक्टूबर में अगर वो फूल लगते, उनकी प्रमोशन बैज लगते, तो उन्होंने अक्टूबर 18 से 4 साल बाद अक्टूबर 22 में रिटायर हो जाना था, अक्टूबर 22 में। और जनरल फैज़ की प्रमोशन होती है अप्रैल अप्रैल अ, उन्नी अप्रैल 19 में। अप्रैल 19 में जनरल फैज़ की होती है, तो 19 और 4 उसमें शामिल कर दें 23, तो उन्होंने अप्रैल 23 में रिटायर होना था, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब सीनियर थे। लेकिन हुआ ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जब प्रमोशन हुई सितंबर में और अक्टूबर में उनको बैज लगने थे, अगर वो बैज अक्टूबर में लग जाते तो अक्टूबर 22 में जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाते। यहां से सिलसिला शुरू हो जाता है, लड़ाई की इब्तिदा होती है। ये लड़ाई की इब्तिदा होती है यहां से। जनरल आसिम मुनीर साहब जब उनकी प्रमोशन हो जाती है, अनाउंस हो जाती है, 4 जर्नैलों की, शायद 4 या 5 थे, उनमें से 3 जर्नैल जो हैं उनको बैज लग जाते हैं, वो अकॉर्डिंगली अक्टूबर में ही। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि मैं बैरून मुल्क हूँ और कोई इश्यू है, सऊदी अरब में थे या जहाँ भी थे, तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं। जब वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो वो जब वो छुट्टी लंबी होती गई, तो जब 1 महीना गुज़र गया, तो इधर स्ट्राइक हुई उन अफ़सरों में जो ये समझते थे कि ये जन आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये अब आ रहे हैं, उस बैच में शामिल होना चाह रहे हैं, उस लाइन को बीट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जो नवंबर 22 में जो पैनल बनना है आर्मी चीफ का। क्योंकि फ़ौज के अंदर जो आर्मी चीफ या फ़ौज जब प्रमोट करती है, तो वो अफ़सरों को उसके अकॉर्डिंगली प्रमोट करती है कि किसने आर्मी चीफ के लेवल तक जाना है और किसने नहीं जाना। इल्ला ये कि कोई अ, अचानक कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। जैसे जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा ले लिया गया, तो अचानक वो नंबर टूट गया, लेकिन फिर भी नया आर्मी चीफ लगाने के बजाय जनरल मुशर्रफ को इज़ाफ़ी चार्ज दे दिया गया। तो इसी तरीके से अ अ, फिर जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ आ गए थे, सॉरी, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की वफ़ात के बाद फ़ौरन आपने वो रूटीन से हट के उनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ जो है मामला होता है। अदरवाइज़ फ़ौज जो प्रमोट करती है अफ़सरों को, उसके माइंड में होता है कि कौन एलिजिबल है और कौन इस इसको कर रहा है, क्वालीफाई कर रहा है और कौन नहीं करता। इसलिए जन आसिम मुनीर साहब की जो प्रमोशन हुई, उस बैच में 4 जर्नैलों की जो हुई, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, तो इनको अक्टूबर में रिटायर हो जाना था, अक्टूबर 22 में। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब उनमें से एक थे, जिन्होंने बैज नहीं लगवाया, क्योंकि असूल ये है कि जिस तारीख को आपका बैज लगेगा तरक्की का, और उस दिन से आपका पीरियड स्टार्ट होगा। तो जब ये हुआ, तो जनरल आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया और खबरदार किया गया कि आप आएँ और जाके करवाएँ। तो फिर भी इन्होंने 25 नवंबर तक, 24 नवंबर को इन्होंने ये अपना बैज लगवा लिया जी। 24 नवंबर कब क 24 नवंबर 18 को। तो इस तरीके से ये नवंबर 22 तक वाले पैनल में शामिल हो गए, यानी कि उसके करीब पहुँच गए। तो यहाँ से आगाज़ होता है।
اس سارے معاملے کا۔ کون بنے گا؟ آرمی چیف۔ اب دوسری جانب جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ایک ایکسٹینشن تو لے لی، وہ گئے ایکسٹینشن لے کے اگست میں رکھ لی وہ۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات ہوئے، نواز شریف صاحب پر لیجسلیشن ہوتی ہے، لیجسلیشن ہونے کے بعد پھر ان کو بنا دیا جاتا ہے، وہ قانون سازی کر کے تو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی ایکسٹینشن کو اپروو کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے 6 مہینے کا ان کو مارجن بھی دیا کہ آپ 6 مہینے کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ، اور ان کے اس دوران عاصم منیر صاحب اور جنرل فیض جو ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب جب انہوں نے لے لیا نومبر والا پیریڈ، اس تک پہنچ کے پھر جب پروموشن ہو گئی تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ایم آئی سے ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، اور اس کے بعد جنرل فیض جو ہیں ان کی پروموشن ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں ایڈجنرل جنرل، تو رہتے ادھر ہی۔ اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے جی، اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے فروری 2019 میں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ 2 کام جو کرنا چاہتے تھے وہ کھل کھیل کے نہیں کر سکتے، ایک تھی ان کی اسرائیل پالیسی، ایک تھی ان کی کشمیر پالیسی۔ 2 کام، کیونکہ دونوں معاملات میں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کافی ال فیل کرتے تھے، اور پھر یہ کہ کبھی عثمان بزدار صاحب کو ہٹوانے کے لیے وہ توغ و دو کرتے رہے کہ وزیر اعلیٰ ان کی پسند کا ہونا چاہیے، وزیر خزانہ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے، وزیر داخلہ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ 3 تبدیل ہوئے، اسد عمر صاحب، حفیظ شیخ صاحب اور شوکت ترین صاحب، عمران خان صاحب کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد وزیر داخلہ بھی اسی طریقے سے 3-4 تبدیل ہوئے، پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے، پھر میرا خیال ہے ایک اور آئے، پھر شیخ رشید صاحب آئے، لیکن پھر ہاں فواد چوہدری صاحب کو بھی وزیر داخلہ بنوانا چاہتے تھے جنرل باجوہ صاحب، لیکن وہ نہیں بن سکے تھے، اور شیخ رشید صاحب بنے تو جنرل باجوہ صاحب کوئی خوش نہیں تھے شیخ رشید صاحب سے، اور کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سارا جو ہے امور مملکت وہی چلائیں، لیکن باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں۔ 2 مین جو کام تھے، 2 مین کام پہ، دونوں کاموں پہ جنرل باجوہ صاحب کو ہرڈلز آنا ہوئی۔ تو فروری 2019 میں جنرل باجوہ صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ عمران خان ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ان کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے، اور یہ 19 میں سمجھ لیا انہوں نے۔ صرف اگست میں آئے تھے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 5 مہینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے جب ابھی نندن کو پکڑا، اور چونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ براہ راست تھے امریکنز کے ساتھ، اور امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، تو یہ پیرالل سسٹم انہوں نے بہت زیادہ انوالو تھے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ جب یہ کام ہو گیا جی جنرل عاصم، پھر ان کا آپس میں اگلی لڑائی شروع ہوتی ہے، جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر صاحب کی اگلی لڑائی۔ پہلے وہ لڑائی کہ اکتوبر میں آپ نے آنا تھا، آپ کیوں نومبر تک چھٹی لی، اور وہ اس طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس پینل میں آ چکے تھے، اس پینل میں نومبر 22 میں جنہوں بننا تھا آرمی چیف، اس پینل میں۔ تو پھر آتا ہے جی آئی ایس آئی اور افغانستان کا ایشو آ جاتا ہے۔ افغانستان کے والے معاملے میں پھر جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ افغانستان والے معاملے کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے، مذاکرات چل رہے تھے، اور وہ ڈی جی آئی کے ذریعے ہی چلتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اپنے بیٹھے تھے، اور یہاں تک کہ افغان طالبان کو عمران خان صاحب سے دور رکھا گیا، اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کوئی اور ہی بات نہ کر دیں تو، کیونکہ یہ ساری چیزوں کو ان افغان اور امریکنز کے درمیان جو ٹاکس چل رہی تھیں اس کو بھی جنرل باجوہ صاحب اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہتے تھے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب کی زلمے خلیل زاد سے تلخ کلامی ہو گئی، اور جب تلخ کلامی ہوئی اسی افغان ایشو پہ، تو وہاں سے
जनरल बाजवा साहब ने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। उन्होंने फिर वापस किया जनरल आसिम मुनीर साहब को। अच्छा, एक बात बता दूँ कि आसिम मुनीर साहब और इमरान खान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, डीजीआईएसआई के तौर पे। आपस में दोनों हुए जब गपशप, क्योंकि आसिम मुनीर साहब डीजीएमआई थे और जानते तो थे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब जब डीजीआई बने तो इमरान खान के साथ बराह रास्त उनका इंटरेक्शन शुरू हो गया। बराह रास्त इंटरेक्शन हो गया तो अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले में जब ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ उनकी अनबन हो गई। अनबन हुई तो उन्होंने मुलाकात मनसूख करवा दी ज़ल्मे की इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो मुलाकात मनसूख हुई तो उन्होंने राब्ता किया व्हाइट हाउस, क्योंकि वो सदर प्रेसिडेंट के नुमाइंदे थे, ख़ुसूसी एलची थे प्रेसिडेंट ट्रंप के। जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद अगला जो प्रोसेस हुआ, वो मीटिंग दोबारा रिस्टोर हुई। जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते थे कि इमरान खान तक ये बात पहुंचे और ज़ल्मे खलीलज़ाद के ज़रिए पहुंचे कि हमारा ये हुआ है, टसल हुई है। उसमें जनरल बाजवा साहब ने क्या किया, जनरल आसिम मुनीर साहब को रिप्लेस करने का उनके पास अच्छा मौका आ गया। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को डीजीआईएसआई के जो 8-9 महीने हुए थे, उनको वहाँ से रिप्लेस करने के लिए जनरल फैज़ हमीद का नाम दे दिया। और आर्मी चीफ ने जब इमरान खान को ये नाम दिया, तो इमरान खान जो आर्मी, वो उन्होंने ना उनकी वो चॉइस थी, ना उनकी वो चॉइस थी, तो आर्मी चीफ की चॉइस थी। जब आर्मी चीफ की चॉइस आई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार इतना ही होता है, और इमरान खान थे भी कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म उस तरीके से कि क्योंकि तहादी साथ थे, फरमाइशें बेशुमार आती हैं। जैसे ये कहते हैं, अब सार आलम ने कहा कि फरमाइशें पूरी कर कर के कमर टूट गई है। फील्ड मार्शल के बारे में कहा था अभी नोटिफिकेशन से पहले कि हम क्या करें। तो इसी तरह की फरमाइशें उनके ज़माने में आती थी। तो कमर तो उनकी भी टूटी हुई थी, इमरान खान की भी। लेकिन ज़ाहिर है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये इत्तेहादी साथ थे। उनको मेजॉरिटी नहीं दी गई थी, सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि 2018 का इलेक्शन भी मैनिपुलेट किया गया और इमरान खान साहब को जो सिंपल मेजॉरिटी मिलनी थी, वो रोकी गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि उनको मेजॉरिटी उनकी रोकी गई, कम की गई वोट। उनकी सिंपल मेजॉरिटी मौजूद थी। बहुत पीछे नहीं जाते, और भी बहुत बातें हैं। तो ये जब हो गया, उसके बाद सर अगली कहानी जो है, वो ये है कि जब ये हुआ तो आसिम मुनीर साहब को रिप्लेस कर दिया गया, जनरल फैज़ हमीद का आईएसआई लगा दिया गया। यहाँ से ये लड़ाई और भड़क उठी, और जब आसिम मुनीर साहब ने उस वक़्त पूरी कोशिश की कि मैं जनरल फैज़ हमीद को मात दे दूँ, और उन्होंने इमरान खान से भी बात की, बुशरा बीबी से भी बात की और करने की कोशिश की, बात नहीं हो सकी। जुल्फ़ी बुखारी से बात की कि मुझे आईएसआई के ओहदे से ना उठाया जाए डीजी के तौर पे। लेकिन चूँकि जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके बॉस जनरल बाजवा नहीं थे, इसलिए इमरान खान क्या कर सकते थे। और जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ प्रपोज़ल लेके आए थे, तो इमरान खान ने उनको जाने दिया और उनको ले आए। बिल्कुल इसी तरीके से जब जनरल फैज़ को हटा के जनरल नदीम अंजुम को लाना चाहा, इमरान खान ने रोकना चाहा, तो नहीं रोक सके, और बिल आखिर आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद भी आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी, क्योंकि जिस दिन ये मामला हुआ, जिस दिन उनका अनाउंस हुआ कि जनरल नदीम अंजुम की समरी भेज दी गई है और वहाँ से मैसेज भी कन्वे किया गया व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जब ये हो गया तो जनरल फैज़ हमीद उसके बाद आईएसआई हेडक्वार्टर नहीं जा सके थे। ये आपको उसके बाद वो नहीं जा सके थे, और यूँ समझें कि वो उस वक़्त उनको वहाँ से कट ऑफ कर दिया गया था। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, आर्मी चीफ की इतनी पावर्स हैं। तो लिहाज़ा आईएसआई में कंट्रोल उन्हीं का आ गया था, जनरल बाजवा साहब का, आर्मी चीफ का। तो इसलिए ये लड़ाई चलती रही, और लड़ाई चलते हुए फैज़ हमीद साहब को फ़ारिग कर दिया, नदीम अंजुम आ गए। और जनरल आसिम मुनीर साहब को आईएसआई के ओहदे से हटा के ऑलरेडी गुजरांवाला कोर में भेज दिया गया था। और फिर ये हुआ कि जनरल फैज़ हमीद को फिर बाकायदा तौर पे एक इनकी आपस में टसल शुरू हो गई। टसल शुरू हुई तो फिर मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई। तो करते कराते जी आ गया आपका कौन बनेगा आर्मी चीफ, जनरल फैज़ हमीद। और वही बात है कि उस पैनल में ये फिर इमरान खान को फ़ारिग कर दिया गया। इमरान खान को मैं आपको बता दूँ कि फरवरी 2019 में
जनरल बाजवा ये फैसला कर चुके थे कि इमरान खान से मैंने जान छुड़वानी है, 2019 में। तो इसीलिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बुलाया अप्रैल 2019 में कि आएँ और पंजाब आपको पहले दे देते हैं, उसके बाद हम आपको मरकज़ दे देंगे और हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं। वो हम नहीं थे बल्कि मैं था, इमरान खान थे। जनरल बाजवा थे जो तंग आ चुके थे। वो इसीलिए तंग आए थे कि उनका जो इंटरनेशनल एजेंडा है, फ़ॉरेन पॉलिसी का, उसमें इमरान खान रुकावट थे।